नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का पाठ 15 कर रहे हैं। मेघ आए। यह एक कविता है जो लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता की व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। अब बादलों के आने पर प्रकृति में क्या क्या गतिशील क्रियाएं हो रही, जैसे कि हवा का तेज चलना, पेड़ों का झुकना, खिड़कियों का खुलना, तो इन्हीं सब के बारे में हमें लिखना है। कविता में क्या क्या चीजें कवि ने बताई है। बादलों के आकाश में छाने से प्रकृति में अनेक तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। बादलों के आने से पूर्व तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी वजह से घर की खिड़कियां व दरवाजे खुलने लगते हैं। तेज हवाओं के कारण बड़े वृक्ष कभी नीचे की तरफ झुकते हैं तो कभी ऊपर आसमान की तरफ उठ जाते हैं। तेज आंधी के कारण धूल बवंडर बनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब बादलों के छाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण धरती का पानी सूख जाता है। काले घने बादलों के बरसने से धरती की प्यास बुझती है। तो ये सारे गतिशील परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब आ जाता है प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक है। सबसे पहले देखेंगे धूल। अब धूल है गांव की किशोर युवतियों का, ठीक है। पेड़ गांव वाले अर्थात जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, गांववासी, उनका। नदी गांव की बहू का। लता घर की बेटी जो बादल की प्रतीक्षा करती है अर्थात हमारी नायिका। तालाब रिश्तेदार और सेवकों का प्रतीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। उत्तर, लता ने बादल रूपी मेहमान को लज्जा के कारण, लज्जा अर्थात शर्म के कारण, सामने से ना देखकर दरवाजे की ओर से देखा, क्योंकि मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया था। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब इसका भाव देखते हैं। नायिका क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर बेहद प्रसन्न है, क्योंकि अब उसका यह भ्रम समाप्त हो चुका है कि बादल रूपी नायक नहीं आएंगे। वह मन ही मन माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि बादल आ चुके हैं, तो वे खुश हो जाती है। और जो वो सोच रही थी कि वह नहीं आएंगे, उनको उल्टा बोल रही थी, उस चीज के लिए वह माफी मांगती है। अब आ जाता है खा, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। कवि यहाँ पर नदी को गांव की एक बहू के रूप में देखते हैं, जो गांव में दामाद के आने की खबर सुनकर थोड़ा रुक कर और अपनी घूंघट को थोड़ा सरका कर तिरछी निगाहों से उस दामाद की झलक पाना चाहती है। यानी आकाश में बादलों के छाने से नदी में भी हलचल शुरू हो जाती है। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। उत्तर, बादल रूपी मेहमान के आने से तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिलने लगते हैं। घरों की खिड़कियां व दरवाजे खुलने लगते हैं। धूल बवंडर बनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है। नदियों व तालाबों में भी हलचल शुरू हो जाती है। अब आता है प्रश्न 6, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। उत्तर, वर्षा ऋतु में जब बादल आसमान में छाने लगते हैं तो उनका रंग या तो एकदम काला या हल्का काला या फिर हल्का नीला होता है, और ये बादल पानी से भरे हुए रहते हैं। कवि बादलों के इसी रंग रूप को देखकर बन ठन के सवर के आने की बात कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न 7,
कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज के लिखिए। अब कविता में कहाँ का मानवीकरण आया है, ठीक है, और कहाँ पर रूपक अलंकार है, यह हमें बताना है। तो अब शुरू करते हैं उत्तर। सबसे पहले हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार कहाँ कहाँ आया है। तो फर्स्ट, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है। दूसरा, आगे आगे नाचती गाते ब्यार चली, यहाँ पर हवा का गांव की किशोरी के रूप में मानवीकरण किया गया है। तीसरा, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पर पेड़ों का गांव वासियों के रूप में मानवीकरण किया गया है। चौथा, हर साया ताल लाया पानी परात भरकर, यहाँ पर तालाब का सेवक या रिश्तेदार के रूप में मानवीकरण किया गया है। पांचवा, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यहाँ पर आंधी का गांव की स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। छठा, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, यहाँ पर नदी का गांव की बहू के रूप में मानवीकरण किया गया है। 7, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यहाँ पर पीपल के पेड़ का गांव के बुजुर्ग के रूप में मानवीकरण किया गया है। 8वां, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यहाँ पर लता का घर की बेटी के रूप में मानवीकरण किया गया है। अब आ जाते हैं बच्चों रूपक अलंकार पर, तो वो देखते हैं। क्षितिज अटारी, यहाँ पर क्षितिज को अटारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है दामिनी दमकी। दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ये भी रूपक अलंकार है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, झरझर मिलन के अश्रु की तुलना बारिश के पानी से की गई है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब आ जाते हैं प्रश्न 8। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, मेहमान के आने से गांव वासियों के मन खुशी से भर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, गांव की किशोरियां मेहमान के आने की खबर गांव वालों तक पहुंचाती है। तीसरा, गांव के सभी लोग मेहमान के स्वागत व खातिरदारी में जुट जाते हैं। चौथा, गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर सबसे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। पांचवा, गांव की बहुएं मेहमान को घूंघट की ओट से देखती है। और छठा, परात में पानी भरकर मेहमान के पैर धोए जाते हैं। तो इन सारे रीति रिवाजों का कविता में मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रश्न 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान अर्थात दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। अब जो हमने कविता में पढ़ा है ना पूरी की पूरी में, वही सारी कहानी इसमें लिखनी है। तो लिखते हैं बच्चों, उत्तर पे आ जाओ। इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना दामाद से की है, जो शहर से लंबे समय बाद अपने ससुराल पहुंचा है, जिसके आने की खबर गांव की किशोरियां दौड़ती भागती गांव वालों को दे देती है। गांव के सभी लोग उत्सुकता से उस मेहमान को देखने लगते हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर उस मेहमान का स्वागत करते हैं। घर पहुंचने पर घर के सदस्य द्वारा परात में पानी भरकर उसके पैर धोए जाते हैं। पति को घर आया देखकर पत्नी भी खुश हो जाती है और उसके मन से यह संदेह भी निकल जाता है कि उसका पति नहीं लौटेगा। वह मन ही मन अपने पति से माफी मांगती है और दोनों के मिलन से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल रूपी मेहमान के आने से तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिलने लगते हैं। बादलों के आने से धरती प्रसन्न हो जाती है। भीषण गर्मी के कारण प्यासे पेड़ पौधों को भी पानी मिलता है, जिससे उनमें पुनः जान
आ जाती है। तालाब, नदियाँ पानी से लबालब भर जाते हैं। वर्षा के आने से या घने बादलों के छाने से लोगों के बीच भी प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। इस प्रकार कवि ने एक तरफ तो दामाद का और उसकी बहू का वर्णन किया है और दूसरी तरफ बादलों का वर्णन किया है। तो दोनों ही कहानियां हमने यहाँ लिख दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। उत्तर, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बंठन के में अनुप्रास अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के में मेघों का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल सहज है। ज्यादातर ग्रामीण व साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता तुकांत युक्त है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।